हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। एक लंबे गैप के बाद यूपी पीसीएस मेंस पेपर 5 की इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे अपने पिछले वीडियो जहां हमने छोड़ा था वो था उत्तर प्रदेश के पुरातत्व से संबंधित चीज़ों के बारे में, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो आज हम उसी कड़ी में अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के संग्रहालय। देखिए, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय की एक लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए कि कौन कौन से संग्रहालय उत्तर प्रदेश में हैं, जिसका प्रयोग आप उत्तर प्रदेश में जब मेंस लिखेंगे पेपर 5 में तो उसमें आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के संग्रहालयों पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ेगी जब आपको उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और उससे संबंधित चीज़ों के संरक्षण के बारे में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ इस डेटा को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की विविध भूमि में कुछ संग्रहालय हैं जो न केवल पर्यटकों को बल्कि राज्य की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है वह है राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ में है। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और बहुउद्देशीय संग्रहालय है जिसमें सैकड़ों पुरावशेष और अन्य प्रदर्शनी प्रदर्शित हैं। उसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो भारत कला भवन है। कहाँ है? वाराणसी से आगे बढ़ते हुए समान रूप से प्रसिद्ध भारत कला भवन सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ मौर्य, शुंग और गुप्त जैसे अनेक राजवंशों से संबंधित कलाकृतियों, औजारों और वस्तुओं का एक बहुत ही गौरवपूर्ण संग्रह प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलाहाबाद संग्रहालय की। तो उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालय में सबसे समृद्ध संग्रहालय जो है वो है इलाहाबाद का संग्रहालय। इलाहाबाद के संग्रहालय में आपको प्रागैतिहासिक काल की चीज़ें भी मिलेंगी और भी बहुत सारी आधुनिक काल की चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे उत्कृष्ट मूर्तियाँ मिलेंगी, दुर्लभ पांडुलिपियाँ, सोने के सिक्के, खूबसूरती से नक्काशीदार स्तंभ और पुरानी टेराकोटा की वस्तुएं मिलेंगी। वहीं से आनंद भवन भी है इलाहाबाद में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका पैतृक घर था, लेकिन अभी उसको एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू के परिवार से संबंधित वस्तुओं को आप देख सकते हैं। उसके अलावा सारनाथ में एक पुरातत्व संग्रहालय है। सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके अलावा मथुरा में राजकीय संग्रहालय है। स्थानीय प्रकृति का है ये, इसलिए इसका दायरा बहुत सीमित है और इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी की मथुरा स्कूल की मूर्तियाँ इसमें मिलेंगी। अब देखिए, जब आप स्कल्पचर पढ़ते हैं, मूर्ति कला पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप गांधार कला, मथुरा कला और उसके अलावा अमरावती कला के बारे में पढ़ते हैं। तो मथुरा कला से संबंधित जो मूर्तियाँ हैं वो आपको मथुरा के राजकीय संग्रहालय में मिलेंगी। उसके अलावा झांसी में भी झांसी संग्रहालय है जो झांसी के इतिहास की एक झलक देता है। झांसी संग्रहालय में कई टेराकोटा संरचनाएं, कांस्य मूर्तियां, पांडुलिपियां, पेंटिंग और सिक्के भी हैं। उत्तर प्रदेश में इन शहरों के अलावा भी जौनपुर में, गोरखपुर में और फैजाबाद में संग्रहालय हैं। तो ये संग्रहालयों की एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोकप्रिय संग्रहालय के बारे में। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह है कीर्ति गैलरी, ये वाराणसी में स्थित है। उसके अलावा राजकीय संग्रहालय लखनऊ का ये चित्र आप देख सकते हैं। फिर बुद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है। जेम्स एंड आर्ट गैलरी ये आगरा में है। रेल संग्रहालय गोरखपुर में रेल म्यूजियम है। कमला रिट्रीट कानपुर में है। रुचिका आर्ट गैलरी वाराणसी में है। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में और ताज संग्रहालय आगरा में, और प्रयागराज में संग्रहालय है, उसके बारे में तो अभी हमने बात की थी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का पुरालेख। तो वर्ष 1922 में दिल्ली में आयोजित भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के चौथे अधिवेशन में अभिलेखागार की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है। यूपी में पहली बार ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यहीं पर एक केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसके बाद से ये शासनादेश संख्या वगैरह आपको नहीं याद रखनी है, बस याद रखना है कि 1946 में केंद्रीय अभिलेख कार्यालय स्थापित करने की अनुमति मिली थी, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय अभिलेख कार्यालय प्रयागराज में है और 1946 में इसको ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। स्थापित करने में लगभग 2 वर्ष लगे और डॉक्टर GN सालेटोर
इनको मई में कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में पद दिया गया था। ठीक, बाद में और भी लोग थे, वो सब आपको नाम उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए कि राज्य अभिलेखागार जो केंद्रीय अभिलेख कार्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। मूलतः ये यूपी के शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीन था, लेकिन 1958 में इसे इंडोलॉजी और संस्कृति के नवनिर्मित विभाग के तहत रखा गया और मई 1975 में विभाग के रूप में फिर से तैयार किया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के रूप में। और यह कार्यालय अब संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अब इसमें क्या गतिविधियां होती हैं? तो पुरालेखों का संरक्षण ही इनका काम होगा। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यालय में अभिलेखों का सर्वेक्षण करना, ये इनका काम है। अभिलेखों के संरक्षण के संबंध में विभिन्न विभागों को सलाह देना, और अगर कहीं असंतोषजनक व्यवस्था है तो उसके मामले में सरकार को रिपोर्ट करना। विभिन्न कार्यालयों से अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार में स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी यही करेंगे। सार्वजनिक कार्यालयों में रिकॉर्ड के लिए छटाई कार्यक्रम के पुनरीक्षण का सुझाव देना हो। यह अनुसंधान विद्वानों के लाभ के लिए ऐतिहासिक रुचि से रिकॉर्ड की सूची प्रकाशित करना हो। ये समय समय पर रिकॉर्ड की सूची भी प्रकाशित करते हैं। सरकार को उस स्थिति के संबंध में सलाह देना भी इनका ही दायित्व है जिस पर जनता को अभिलेखों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने संरक्षित सूचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभिलेखीय नीति भी तैयार की है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पुरातत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक समृद्ध इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल से ही, आपने अभी पिछले के वीडियोस देखे होंगे तो आप वहाँ पर समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है भारत के इतिहास में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रॉपर विस्तार है। इस पर तो हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया ही था। आलमगीरपुर हो गया, बागपत में मिथादल है और सोनभद्र का खैराडीह है, ये प्रमुख शहर है। आलमगीरपुर तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर भी माना जाता है। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता के भी बहुत सारे स्थल, जैसे कि मेरठ में हस्तिनापुर हो गया, इलाहाबाद में कौशाम्बी है, फैजाबाद में अयोध्या है, ये सब इस सभ्यता से संबंधित शहर हैं। मौर्य साम्राज्य में 321 से 185 ईसा पूर्व, ये मौर्य साम्राज्य का समय है। 185 ईसा पूर्व में जो बृहद्रथ था उसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने और मौर्य साम्राज्य का अंत किया था। तो वाराणसी में सारनाथ हो गया, कुशीनगर में लौरिया नंदनगढ़ और इलाहाबाद में कौशाम्बी, ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। बात करें गुप्त साम्राज्य की तो अहिछत्र, जिसको बरेली कहते हैं आज, और वाराणसी में सारनाथ, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि गुप्त साम्राज्य से भी संबंधित हैं। और गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी तक चला और यह प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। बात करें मुगल साम्राज्य की तो 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य था और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और वास्तुकला पर इसका महत्वपूर्ण स्थान था। आपने बहुत सारे जो पुरातात्विक स्थलों की बात की, जैसे आगरा है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा का किला है, इलाहाबाद का किला है, ये सब मुगल कालीन पुरातात्विक स्थलों में प्रमुखता से शामिल किए जाते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुरातात्विक स्थलों का खजाना है जो भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे अगर मेंस में पेपर पूछना हो, पेपर 5 में एक प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के विविध या विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न में आप क्या करेंगे, अलग अलग काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, एक मैप बनाकर उनको दिखाएंगे और उसके बाद यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई उसका उल्लेख कर देंगे, तो वो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल के बारे में कुछ जानकारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले हम अभी कर लेते हैं। इसको कहते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है एलेक्जेंडर कनिंघम का। तो एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और वही ASI के पहले निदेशक भी थे। तो 1958 के प्रावधानों के अनुसार AM और SR संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 के तहत देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को यह नियंत्रित करता है और यह पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय महत्व के जो भी प्राचीन स्मारक हैं उनके अवशेषों की देख रेख के लिए पूरे देश को 27 मंडल और 4 छोटे मंडलों में बांटा गया है। तो उसमें अलग अलग शाखाएं होती हैं, जैसे
उत्खनन शाखा, प्रागैतिहासिक शाखा, पुरालेख शाखा, विज्ञान शाखा, बागवानी शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजना इत्यादि, ये आपको याद रखना है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो लखनऊ मंडल है, ये 13 मई 1985 को आगरा मंडल, भोपाल मंडल और पटना मंडल के हिस्सों को विभाजित करके बनाया गया था। लखनऊ मंडल के अधिकार क्षेत्र में 328 स्मारक स्थल हैं, जिसकी देखरेख उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के हिस्सों सहित लखनऊ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा की जाती है। खैर, अब इसमें अलग अलग क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है तो यहाँ पर विंध्य श्रृंखला है। विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में बुंदेलखंड को जाना जाता है। इसकी एक अपनी अलग पहचान, एक अलग सांस्कृतिक पहचान है और ज़्यादातर 6वीं से 19वीं शताब्दी के बहुत सारे किले और मंदिर जो हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, जो गुप्त काल का एक बेहतरीन उदाहरण है गुप्त कला का, तो ये भी आपको याद रखना है। खुदाई में श्रावस्ती और पिपरहवा यानी कपिल वस्तु सहित कई प्राचीन बौद्ध स्थलों का पता चला। अवध क्षेत्र में लखनऊ अवध स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिए। और इलाहाबाद और आगरा के बीच मुगल मार्ग पर कई स्मारक हैं। फिर सबसे प्रसिद्ध है भीतरगांव में ईंट का जो मंदिर है। गुप्त कला के 2 मंदिरों के बारे में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित। एक तो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये पत्थर से बना है, स्टोन से बना हुआ है। लेकिन जब आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव मंदिर की, तो भीतरगांव का जो मंदिर है ये ईंट का बना हुआ है। ये भी आपको एक डिस्टिंक्शन याद रखना है कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश स्पेशल पेपर 5 के पॉइंट 1 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की संस्कृति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सभ्यता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पुरातत्व और पुरालेख से संबंधित बातें हों, या उत्तर प्रदेश के वास्तु के रखरखाव से संबंधित चीज़ें हों, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा 1857 की क्रांति के पूर्व और 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। कहने का मतलब है कि प्राचीन और मध्यकालीन से संबंधित जो पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 1 के तहत वो हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।